हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था एल जो ट्रेड कर रहा था 3400 पर। हम पूरे वीक भर में वीडियो नहीं ला पाए बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट आज हम इस पर पूरा डिस्कस करेंगे, इसके फंडामेंटल से लेकर इसके टेक्निकल से लेकर मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उससे एल को क्या फर्क पड़ेगा। मिडिल ईस्ट से आप सभी को पता है 35% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है और वहां पर डिस्ट्रप्शन की वजह से आपको एल में गिरावट भी देखने मिली है। इसलिए ये हमारा संडे होमवर्क स्टॉक बना है। यही एक रीजन है, यहाँ पर हम कॉन्ट्रा बाइंग करेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए क्या होता है, कॉन्ट्रा बाइंग क्या होती है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। जब भी कोई पर्टिकुलर शेयर में एक हेडविंड की वजह से या फिर कोई न्यूज की वजह से आपको गिरावट देखने को मिलती है, जैसे कि एल में हमें देखने को मिली, स्टॉक 45 से 3400 के रेट पर आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 20-25% का गिरावट एल में। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये वॉर सेटल हो जाएगा। वॉर सेटल होने के बाद आपको यहाँ पर एल वापस से वही लेवल्स पे आते हुए दिखेगा जहां पर वो पहले ट्रेड कर रहा था, और ऐसी कंपनीज बार बार नीचे नहीं आती, इसलिए ये बन गया हमारा संडे होमवर्क स्टॉक। तो आइए चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन कंपनी, और एल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भी आता होगा कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसको ऑर्डर्स मिलते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, और क्या करते होंगे। लेकिन कंपनी उससे भी कई ज्यादा हो चुकी है और एक फ्यूचर टेक जायंट बन चुकी है, और ये बहुत सारे बड़े बड़े काम और भी कर रही है, और इसका जो रेवेन्यू सेगमेंट है ये बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कंपनी को मिल चुका है। आइए चलते हैं, लार्सन एंड टोब्रो अचानक खबरों में क्यों आ गई है। लार्सन एंड टोब्रो यहाँ पर अचानक खबरों में इसलिए आई है क्योंकि इसका पास 7.33 लाख करोड़ की यहाँ पर ऑर्डर बुक है, जो कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो इसके सेल्स नंबर से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसकी ऑर्डर बुक है, मतलब इसके पास लगभग ऑलमोस्ट 36 महीने से 48 महीनों का यहाँ पर रेवेन्यू रखा हुआ है, ऑर्डर रखा हुआ है। जैसे जैसे ये ऑर्डर फुलफिल करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर इनका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। और मैं ये बताना भी चाहूंगा कि पिछले क्वार्टर में इसको रिकॉर्ड ऑर्डर मिले थे 1.36 लाख करोड़ के, जो कि 17% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। मतलब कंपनी के लिए ये भी चीज पॉजिटिव है, और कंपनी के लिए ये भी पॉजिटिव है, कंपनी के पास बड़ा रेवेन्यू 4 साल का रेवेन्यू पड़ा हुआ है। अगर कोई ऑर्डर नया भी नहीं आता है तो भी कंपनी यहाँ पर 4 साल तक के सस्टेन कर सकती है। मगर अभी मिडिल ईस्ट की वजह से अभी कंपनी लगभग 25-30% गिरी हुई है। तो क्या मिडिल ईस्ट का टेंशन लंबे समय तक के चलेगा? आपको लगता है क्या ये 3 साल, 4 साल, 5 साल चलेगा, और क्या मिडिल ईस्ट में पूरा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन टूट जाएंगे, इतने ड्रोन्स अटैक होंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टूट जाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये वॉर सेटल जरूर होगा। और देखिए कंस्ट्रक्शन टूटते भी है तो उसको रिन्यू करने के लिए भी ऑर्डर किसको मिलेगा? यहाँ पर एल को मिल सकता है। तो इसको पॉजिटिविटी के थ्रू अगर देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर यहाँ पर आपको अटैक्स ज्यादा दिखते हैं, स्ट्राइक्स ज्यादा दिखते हैं, तो दुबई, यूएई, सऊदी, यहाँ पर एल को ऑर्डर्स और भी मिल सकते हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। द इवोल्यूशन, यह अब सिर्फ पुल या सड़कें नहीं बनाती है, ये और भी काम करती है। और कौन कौन से और काम है? फ्यूचर रेडी, मतलब ये डिफेंस में भी काम करती है, जहां पर अभी वॉर कंटिन्यूसली चल रहे हैं देशों में, ये अब डिफेंस में भी काम करने लगी है। एआई डेटा सेंटर, एनवीडिया के साथ यहाँ पे जेवी किया हुआ है चेन्नई और एक और सिटी में, मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा आगे हम। और ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब एनर्जी सेक्टर में भी आ चुकी है, और सेमीकंडक्टर में भी इन्होंने एंट्री ले ली है। मतलब जो जो सेक्टर बूम पर है और अगले 15 सालों में यहाँ पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जो कि इंडिया में यहाँ पर अभी एक सिर्फ एंट्री लेवल पर बैठे हुए हैं, वहां पर एल&टी ने एंट्री ऑलरेडी ले ली है। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। और कंपनी नीचे जा रही है तो अगेन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एड इट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर 6 मंथ, नॉट फॉर 1 ईयर, बट फॉर लॉन्ग टर्म। मैनेजमेंट का गाइडेंस आप सुनिए, 10% का प्लस का ऑर्डर इनफ्लो इनको हर क्वार्टर में होगा, और 15% का रेवेन्यू ग्रोथ भी पक्का है। ये भरोसा मैनेजमेंट ने दिलाया है, और ये जो नंबर रहता है ये थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। मैनेजमेंट कभी भी सोच समझ के ये नंबर बोलता है, क्योंकि अगर ये नंबर से नीचे की ग्रोथ मिलती है तो यहाँ पर स्टॉक में बड़े डाउन साइड के मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के गाइडेंस कभी भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, तो इससे भी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। एल&टी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, क्या क्या करती है कंपनी। ईपीसी प्रोजेक्ट लेती है, मतलब आप सभी को जो मालूम था कि कंपनी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करती है, साइक्लिकल एंड हाई वॉल्यूम है ये पर्टिकुलर सेगमेंट,
मेट्रो, एचएसआर, हाइड्रोकार्बन, यह कंपनी का असली ग्रोथ इंजन है। पिलर 2 सर्विसेज प्रोवाइड करती है, स्टेबल एंड रिकरिंग है पार्ट ये, कंटिन्यूअसली कंपनीज को इसके काम के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। और एलटीआई माइंडट्री टेक सर्विसेज, यहां से लगातार कैश फ्लो कंपनी को आता है। थर्ड है हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, हाई मार्जिन एंड स्पेशलाइज्ड, यहां पर डिफेंस, एरोस्पेस और इलेक्ट्रोलाइजर यह कंपनी का फ्यूचर है। ये 3 है कंपनी के मेजर पिलर। लेकिन एलएनटी के पास पैसा कहां से आता है, मतलब रेवेन्यू का मिक्स क्या है वो समझ लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब बिल्डिंग, मेट्रोज, रिन्यूएबल एंड वाटर से आता है 47%, मतलब मेन काम है जो कि कंपनी ने शुरुआत में स्टार्ट किया था। तो मेन काम कंपनी का अभी भी मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। आईटी एंड टेक सर्विसेज 27 से 28% यहां पर कंट्रीब्यूट करता है, मतलब इसमें भी डिजिटल, जेन एआई, क्लाउडफिनिटी, डेटा सेंटर्स ये सब इंक्लूडेड है। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है और यहां पर जो डर चल रहा है कि टेक कंपनीज को यहां पर एआई की वजह से डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, तो कंपनी खुद जनरेशन एआई में काम कर रही है, इसलिए यहां पर भी कंपनी को खतरा नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि एलएनटी एआई की वजह से उतना नहीं गिरा है जितना यहां पर मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से गिरा है। एनर्जी प्रोजेक्ट, ऑनशोर, ऑफशोर, कार्बन लाइट, ग्रीन एनर्जी, मतलब एनर्जी जनरेशन से कंपनी को आता है 18 to 19% और अदर सर्विसेज से आता है 8%, जिसमें आते हैं डिफेंस, एरोस्पेस और एलएनटी फाइनेंस। एलएनटी फाइनेंस में कंपनी का बड़ा स्टेक है, जिसमें कंपनी यहां पर छोटा सा इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट जरूर करती है। एलएनटी का सफर देख लेते हैं, इवॉल्व कैसे हुई है। 1946 में कंपनी फाउंड की गई थी और तब था बिल्डर एरा, मतलब कंस्ट्रक्शन, हेवी इंजीनियरिंग में दबदबा था कंपनी का, बड़ी कंपनी थी। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया, कंपनी को समझ में आया कि जियोपॉलिटिकल वाइज कहां पर भी आपको डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, वॉर हो सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो इनके बिजनेस को हिला सकती है। तो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। 2000 में एलएनटी फाइनेंस, 1994 की ग्रोथ, रियलिटी और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में एंट्री की। 2010 में ये ग्लोबल लीडर बन गए, ग्लोबल ईपीसी प्लेयर, और आईटी सर्विसेज में इन्होंने फोकस स्टार्ट कर दिया। और 2020 के बाद ये कंपनी ओवरऑल सर्विसेज देने वाली कंपनी बन गई। सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस में भी इनका धमाका होने लगा। स्ट्रैटेजी, लक्ष्य 2026, पहले एलएनटी क्या करता था और अब एलएनटी की स्ट्रैटेजी क्या है उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहले मुख्यतः यहां पर फोकस था कंपनी का ईपीसी कंपनी, मतलब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम पर। फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर पर निर्भरता रहती थी और कैपिटल इंटेंसिव इनका बिजनेस था, मतलब हैवी मशीनरी और असेट्स लगते थे कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। लेकिन अब नया एलएनटी क्या हो चुका है, ग्लोबल पोर्टफोलियो। 49% का जो इनका ऑर्डर बुक है वो इंटरनेशनल है, और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कंपनी का मेजर काम बैठा हुआ है। ग्रीन बिजनेस, टारगेट है कि 53% रेवेन्यू ग्रीन एनर्जी से आए। कंपनी यहाँ पर जनरेट कर रही है ग्रीन एनर्जी, जिसकी वजह से कंपनी एक अलग ही सेगमेंट में जा चुकी है और डाइवर्सिफिकेशन बहुत पक्का हो चुका है। असेट लाइट एंड डिजिटल, असेट लाइट मतलब बड़े बड़े इनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस यहाँ पर डेटा सेंटर पे फोकस है, जनरेशन एआई पर फोकस है। नॉन कोर बिजनेसेस, रियलिटी, हैदराबाद मेट्रो बेचना, ये पर्टिकुलरली कंपनी का फोकस बन चुका है, जिससे कंपनी यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। मैंने आपको बताया था 1.36 लाख की इनको ऑर्डर बुक मिला था सिर्फ लास्ट क्वार्टर में, और ये 17% ईयर ऑन इंक्रीज है। यहाँ पे कहां से ऑर्डर मिला है, मिडिल ईस्ट, एनजीएल ऑफशोर से मिला है इनको 15,000 करोड़ के ऊपर का मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट, और इसी वजह से कंपनी यहाँ पर टूटी भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है और अभी मिडिल ईस्ट में ही दिक्कतें चल रही हैं। लीगो इंडिया से इनको 2.5 सीआर का 2,500 करोड़ सीआर का एडवांस ग्लोबल साइंस प्रोजेक्ट मिला है। तीसरा, एनवीडिया के साथ जेवी किया है, चेन्नई में 30 मेगावाट और मुंबई में 40 मेगावाट में एआई डेटा सेंटर ये लेके आएंगे। डिफेंस और न्यूक्लियर में पिनाका अपग्रेड्स, हॉलटेक न्यूक्लियर एमओयू, ये भी पर्टिकुलरली कंपनी ने यहाँ पर ऑर्डर कमाए हैं ये पर्टिकुलर चीज से। और प्राइवेट केपेक्स इंडिया में वापस आ रहा है, मतलब डोमेस्टिक जो बुक थी इनकी वो 21% से बढ़कर अब 36% हो चुकी है। मतलब इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिल रहे कंपनी को और साथ साथ में डोमेस्टिक सिचुएशन भी कंपनी की सर्ज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन होने की वजह से भी कंपनी बहुत सालों तक के अपने आप को बिना इंटरनेशनल ऑर्डर के भी संभाल सकती है। एक रिकैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। द एलिफेंट इन द रूम, यूएस ईरान वॉर, मतलब ये कंपनी को यहाँ पर परेशान कर रहा है। क्या है, एलएनटी का 30 से 35% यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। द प्रॉब्लम, मार्च 2026 में टेंशन बढ़ने से एलएनटी के शेयर्स 5 से 12% तक के गिरे, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया।
ब्रोकर्स और जो जेफरीज हैं इन्होंने टारगेट कट भी किए हैं और कंपनी गिर भी चुकी है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। अभी इंपैक्ट क्या हुआ है, एग्जीक्यूशन डिले, मतलब एग्जीक्यूशन करने में यहाँ पर इनको डिले हो गया, पोर्ट पर दिक्कतें, शिपिंग महंगी हो गई, वॉर रिस्क इंश्योरेंस महंगे हो गए। और मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये पर्टिकुलर वॉर होता है और कंटिन्यूस स्ट्राइक करते हैं तब आपको एक्चुअलीज इंश्योरेंस प्रीमियम को महंगा कर देते हैं और कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने वालों में से है, तो इसलिए इनके मार्जिन पर प्रेशर दिखता है। ऑयल $100 पर बैरल हो चुका है और अभी तो 114 पहुंच गया है और उसकी वजह से आपको फ्रेट लॉजिस्टिक कॉस्ट में बढ़ते हुए दिख रही है, जिससे मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगेन ये कंपनी कभी भी अपने क्लाइंट पर शिफ्ट कर सकती है इस मार्जिन प्रेशर को, बिकॉज यहाँ पर अगर ऑयल के और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो यहाँ पर सामने जो क्लाइंट कंपनी को ऑर्डर दे रहा है उस पर भी कॉस्ट कंपनी को बढ़ानी होगी। तो जनरली मार्जिन पर कंपनी का प्रेशर कभी नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि अगर वॉर लंबी चली तो क्या एलएनटी बर्बाद हो जाएगी या फिर डूब जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। एलएनटी अभी वेट एंड वॉच मोड में है। कॉन्ट्रैक्ट्स में एलएनटी के पास स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन क्लॉज है। क्या प्रोटेक्शन क्लॉज है वो देखते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में काम धीमा होता है तो भारत की डोमेस्टिक बुक 51% उसे बैलेंस कर लेगी। मैंने आपको जैसे बताया यह एक टाइमिंग कॉस्ट इशू है, कंपनी के फंडामेंटल्स का नहीं। कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्ट्रा बाइंग कर रहे हैं। और किस तरीके से कॉन्ट्रा बाइंग कर रही है ये हम टेक्निकल पार्ट में डिस्कस करेंगे। एलएनटी का ग्रोथ फ्रेमवर्क यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। द फ्लाई व्हील, स्टेप 1 मेगा कैश फ्लो। मैंने आपको बताया जिस भी कंपनी का कैश फ्लो अच्छा होता है वो कंपनी यहाँ पर सस्टेन करेगी ही करेगी, और अगर मार्केट गिर रहा है उसके बाद गिरावट के बाद जब रिकवरी आएगी तो वो कंपनी सबसे पहले रिकवर करेगी। और राकेश झुनझुनवाला जी ने भी कहा है कि कंपनी का ईयरली कैश फ्लो आप ले लो और 30-35 से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यूएशन भी निकाल लो। और अगर हम इसका वैल्यूएशन निकालने जरूर जाएंगे, इसका कैश फ्लो देखेंगे। 2023 में 22,000 करोड़ का कैश फ्लो था, 2024 में 19,000 करोड़ का कैश फ्लो था और 2025 में थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ, कैश फ्लो 9,000 करोड़ हुआ। तो ये 3 साल का अगर हम एवरेज कैश फ्लो भी लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 35 से, तो कंपनी यहाँ पर वैल्यूएशन आ रहा है ऑलमोस्ट 5,70,000 करोड़ का। और अभी कंपनी का वैल्यूएशन 4,60,000 करोड़ पे बैठा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का पीईजी रेशियो भी 1.23 है, मतलब कंपनी का पीईजी रेशियो लेस देन 2 है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। और इसी वजह से ये पर्टिकुलर चीजें हम screener.in पर डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन हम मेगा कैश फ्लो के पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे इसलिए हमने इस पार्ट को टच किया। यहाँ पर स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट, इस कैश को हाई मार्जिन टेक, डिफेंस और ग्रीन हाइड्रोजन में लगाया जाता है। स्टेप 3 मार्जिन एक्सपांशन। मार्जिन एक्सपांशन कैसे करेंगे, टेक एंड सर्विसेज से ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है, ये दोनों बिजनेस से फोकस करके बढ़ा सकते हैं। और प्रीमियम वैल्यूएशन, मार्केट इसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि टेक ग्रीन लीडर मानकर ऊंची वैल्यूएशन देता है। और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ ये सजेस्ट करती है कि ये पर्टिकुलर कंपनी एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ यहाँ पर ग्रो कर रही है, रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी का दबदबा अभी भी बना हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर 4,500 से 3,400 तक के आने के बाद भी कंपनी अभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है लॉन्ग टर्म में। अभी आगे क्या दिखता है, ये मल्टीफोल्ड वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, नहीं बन सकता है, ऑलरेडी एलएनटी इतना चल चुका है, क्यों हम बाय कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। लेकिन स्टेबिलिटी चुनने के लिए एलएनटी इज अ परफेक्ट चॉइस आई थिंक। और एलएनटी आपके पैसे को मल्टीफोल्ड क्यों कर सकता है, पहले तो 3x सेल्स विजिबिलिटी, 48 महीनों तक के हमको यहाँ पर सेल की विजिबिलिटी दिख रही है। सेक्युलर थीम है, रिन्यूएबल, एआई, डिफेंस, ये सारी चीजें, और एनवीडिया के साथ जेवी, ये सारी चीजें सजेस्ट करती है कि सारे सेक्टर्स बूम कर सकते हैं अगले 15 साल में, और हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। अब मैनेजमेंट बहुत डिसिप्लिन्ड है, और अगर आपने देखा ही होगा कि इसका प्राइस किस तरीके से चढ़ा है, और गिरावट में कंपनी गिरी भी नहीं है, लेकिन इसमें गिरावट बहुत कम आती है और अभी आई है तो हम पकड़ेंगे जरूर। और मैक्रो टेलविंड, इंडिया का भारी इंफ्रा, डिफेंस बजट और मिडिल ईस्ट का डाइवर्सिफिकेशन भी है कंपनी के पास, जहां पर अभी मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम जरूर चल रही है, विच इज गोइंग टू सेटल इन अ मंथ और 2। मुझे लगता है यहाँ पर सेटल जैसे ही होगा एलएनटी विल बी अगेन गोइंग अप। फाइनेंशियल हेल्थ में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। और गोल्डमैन सैक्स ने बस यहाँ पर Q3 के बाद एलएनटी पर बाय रेटिंग दे दी थी। और फाइनेंशियल्स मैं यहाँ पर screener.in पर डिस्कस करूंगा।
तो इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ मैनेजमेंट के गाइडेंस को डिस्कस कर लूंगा। गाइडेंस में मैनेजमेंट ने कहा है कि हम 10% इनफ्लो गाइडेंस को आसानी से एक्सीड करेंगे। मतलब 10% का गाइडेंस जो इन्हें दिया है, मैंने कहा कि ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर होता है और ये इसको आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। और 17% ईयर ऑन ईयर ऑर्डर इनफ्लो में इंक्रीज आपको ऑलरेडी दिख चुका है। तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपनी का यहाँ पर प्राइस भी बढ़ेगा और यहाँ पर वैल्यूएशन भी सस्ते होते जाएंगे अगर प्राइस नहीं बढ़ा तो। एल&टी महज एक स्टॉक नहीं है, इंडिया का ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी का प्रॉक्सी है। कंस्ट्रक्शन से, टेक से, ग्रीन से इसमें इसका पिवट शानदार है और फ्यूचर प्रूफ है। जियोपॉलिटिकल वार एक शॉर्ट टर्म रिस्क जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है। 3479 पर शेयर मार्च 2026 पर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और नए जमाने के बिजनेस से इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बनते हुए आप देख सकते हैं। और आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या यूएस ईरान वॉर टेंशन एल&टी के लिए खतरा है या फिर सस्ते में स्टॉक खरीदने का शानदार मौका? आप कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। हम आ जाते हैं एल&टी के screener.in पर थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए किस हिसाब से यहाँ पर एल&टी काम कर रहा है। और एल&टी के चार्ट्स मैंने यहाँ पे खोले हुए हैं और screener.in भी यहाँ खुला हुआ है। तो मैंने जैसे कहा कि 4,70,000 का इसका वैल्यूएशन है, 1.21 का पीजी रेशियो है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। इतनी बड़ी कंपनी होकर 23% की प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, इसलिए प्रमोटर जीरो है। आगे चलेंगे, इसके ईयरली प्रॉफिट देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेना है। और अगर आप देखोगे 2014 से 85,000 करोड़ की सेल्स से 3x हो चुकी है सेल्स। मार्जिन 13% पर आज इंटैक्ट हो चुके हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ऑलमोस्ट 2 से ऊपर का है और आपको कंटिन्यूसली आप इधर प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। और अगर 10,000 करोड़ की कंपनी हर साल 2,000-3,000 करोड़ के प्रॉफिट का इंक्रीमेंट आपको दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं द कंपनी इज रियली डूइंग गुड और कंपनी को ऑर्डर इनफ्लो भी अच्छे मिल रहे हैं। कंपनी का अगर मैं रिजर्व्स देखूं तो यहाँ पर एक पॉइंट जरूर नेगेटिव है कि लोन ज्यादा है रिजर्व से। यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। लेकिन अगेन कंपनी की ऑर्डर बुक इतनी है कि कंपनी यहाँ पर एग्जीक्यूशन करके धीरे धीरे अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है कैश फ्लो की। मैंने बात करी, ये तीनों ईयर का मैंने कैश फ्लो का एवरेज लिया। आपको ये पर्टिकुलर ईयर का 35x करना होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर ईयर में वन ऑफ आपको कैश फ्लो कम दिखा है, इसलिए मैं एवरेज ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे भी 19,000 करोड़ है, यहाँ पे भी 23,000 करोड़ है, इसलिए अगर एवरेज लेंगे तो ये ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ के आसपास का एवरेज आएगा। और इंटू 35 करेंगे तो लगभग 5,70,000 के पास का वैल्यूएशन आएगा, मतलब 1,00,000 करोड़ का अभी भी कंपनी में वैल्यू बचा हुआ है। आगे बात करेंगे, कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज में इश्यू नहीं है। कंपनी का जो FII 20% होल्ड करते हैं, DII 43% होल्ड करते हैं और एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो यहाँ पर प्रमोटर नहीं है। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पर चार्ट्स पर डायरेक्टली। ये है एल&टी के डेली चार्ट्स और एल&टी के डेली चार्ट्स में आपको यहाँ पर कहीं सपोर्ट दिखता है, लेकिन डेली चार्ट्स में प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिखेगा। मैं वीकली चार्ट खोलता हूँ। वीकली चार्ट में आपको 3,147 पर सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पर 30% क्वांटिटी में आज ही खरीदूंगा 3,429 पर। 30% क्वांटिटी, 30% मैं ऐड करूंगा 3,147 पर और फिर देखूंगा इसका मंथली सपोर्ट कहाँ आ रहा है और फिर वहां पर मैं 40% क्वांटिटी ऐड करूंगा। ये देखिए मंथली सपोर्ट आ रहा है इसका 3,072 पर, मेजर सपोर्ट है। इसको बहुत टाइम हो चुका है, कंपनी ने तोड़ा नहीं है, तो 3,072 पे इसका मंथली सपोर्ट है। लेकिन 3,149 के पास ही है ये लेवल, तो मैं बेटर है कि और वेट करूंगा और नीचे ऐड करने का ट्राई करूंगा इसको इस लेवल पर कहीं। तो 2800 के लेवल पर ये आता है तो मैं और 40% ऐड करूंगा, विच इज अनलाइकली कि 2800 तक के आएगा, बट अगर आएगा तो यहाँ पर आपको जरूर ऐड करना चाहिए 40% वैल्यू। और 40% जब यहाँ ऐड होगा तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो प्रॉपर बैठ जाएगा और फिर कुछ नहीं करना है, बैठना है सीधे आराम से और इसको रखना है 5 साल, 6 साल, 7 साल, आप जितना लंबा रख सको और आपको ऑटोमेटिकली कंपनी कंपाउंडिंग की वैल्यू सिखाएगी। और क्लियरली विदाउट स्टॉप लॉस आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर मिनिमम 5 इयर्स। और क्योंकि कॉन्ट्रा बाइंग है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हर लेवल पर बाय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये था मेरा एल&टी पर पूरा एनालिसिस। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।